हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है स्थानीय स्वशासन अध्याय 16। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, पहले इनको कवर करते हैं। सबसे पहले पंचायत अधिनियम 1996 के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू तो हो गया, लेकिन आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों को इस संविधान संशोधन के परिधि से बाहर रखा गया। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 243 अंग के खंड 4 ख के अनुसार संसद जो है कानून बनाकर इसे वर्जित अनुसूचित क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों में भी लागू कर सकती है। इस व्यू को ध्यान में रखकर 73वें संशोधन के लाभों को आदिवासियों तक पहुंचाने के लिए संसद ने पंचायत उपबंध विधेयक दिसंबर 1996 में पारित किया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक 24 दिसंबर 1996 से लागू हो गया। इस अधिनियम को पेशा के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में यह भारत के उन राज्यों में लागू है जहां अनुच्छेद 244 वन के अंतर्गत 5वीं अनुसूची के प्रावधान प्रवर्तित हैं। पंचायत उपबंध एक्ट के प्रमुख प्रावधान और विशेषताएं जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला है, सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को ग्राम स्तर पर पंचायतों के द्वारा लागू करने से पहले सभी कार्यक्रमों और परियोजनाओं की स्वीकृति ग्राम सभा देगी। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्रों में गौण खनिजों और लाइसेंस या खनन पट्टे देने के लिए ग्राम सभा की सिफारिश अनिवार्य होगी और इस अधिनियम में ग्राम सभा को अत्यंत जो है सशक्त बनाया गया है। तीसरा जो है, प्रत्येक ग्राम सभा अपने लोगों की परंपराओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और झगड़े सुलझाने के परंपरागत तरीकों की रक्षा करने में सक्षम होगी। राज्य विधानसभा अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन योग्य बनाने के लिए उचित शक्तियां और अधिकार जो है प्रदान करेगी। इसके बाद न्याय पंचायत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्रामवासियों को सस्ता और जल्द ही न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक न्याय पंचायत की व्यवस्था की गई। 3 या 4 पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत होगी जिसके कुछ सदस्य मनोनीत तथा कुछ का निर्वाचन पंचायतों के द्वारा होगा। इसकी अधिकारिता छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों तक सीमित होगी और दंड के रूप में 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। इसके बाद पंचायती राज से संबंधित जो समितियां हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला है, पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स। इसके अध्यक्ष ललित माथुर थे। नियुक्ति वर्ष 2001 है। कार्यभार ग्रहण का वर्ष जो है 2006 है। निम्नतम स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह, इसके अध्यक्ष वी रामचंद्रन थे और 2005 में नियुक्ति हुआ था और कार्यभार ग्रहण करने का जो वर्ष है 2006 है। जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का जो कार्यदल है इसके अध्यक्ष श्रीमती राजवंत संधू थे और नियुक्ति वर्ष है 2008 और कार्यभार ग्रहण करने का जो वर्ष है वो भी 2008 है। डीआरडीए जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित जो समिति है जिसका अध्यक्ष थे वी रामचंद्रन, 2010 में इसका नियुक्ति वर्ष है और कार्यभार ग्रहण करने का जो वर्ष है 2012 है। आम वस्तुओं और सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के जो है उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष मणिशंकर अय्यर थे, 2012 नियुक्ति वर्ष है और कार्यभार ग्रहण करने का वर्ष 2013 है। याद रखिएगा। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ साथ अनुसूचित क्षेत्रों को सशक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 1996 में लागू किया। इस अधिनियम के अनुसार अगर बात करें तो प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी, प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जो आदिवासी क्षेत्रों की परंपरा, रीति रिवाज, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और संरक्षण करेगी। और इस अधिनियम के द्वारा याद रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के तहत निवास करने वाले लोगों को स्वशासन तथा शोषण मुक्त जीवन प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम का उद्देश्य वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों की रक्षा, दीर्घकालीन उपयोग के लिए जिम्मेदारी और प्राधिकार, जैव विविधता का संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है। यह अधिनियम 1 जनवरी 2008 से लागू है।
इस अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को सौंपे गए जो कार्य हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसी व्यक्ति या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा को मतलब कि अवधारित करने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ करना, शुरू करना। वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों के दावे को जो है स्वीकार करते हुए समेकन और सत्यापन के दावे के संकल्प को पारित करके उपखंड स्तर के समिति को भेजना। अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए वन जीव, वन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपने सदस्यों में से समितियों का गठन करना। इसके बाद नगरीय प्रशासन में नगर पालिकाओं के बारे में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारत में नगरीय शासन व्यवस्था भी जो है प्राचीन काल से प्रचलन में रही है। इसे कानूनी रूप से कह सकते हैं कि सर्वप्रथम 1687 ईस्वी में इसे कानूनी रूप दिया गया, जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक स्थानीय जो है संस्था की स्थापना की गई। 1793 के चार्टर अधिनियम के अधीन मद्रास जो है मद्रास, कलकत्ता और बंबई के 3 महानगरों में नगर निगमों की जो है स्थापना की गई। 1793 के चार्टर अधिनियम के अधीन, याद रखिएगा, मद्रास, कलकत्ता और बंबई के तीनों महानगरों में नगर निगमों की स्थापना हुई तथा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। भारत सरकार अधिनियम 1919 में नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया था। वर्ष 1919 के अधिनियम से ही जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि बड़े नेताओं ने नगरपालिका में जो है प्रवेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1924-1925 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 1924 और 1925 में। स्वतंत्रता के बाद 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है नगरीय शासन के संबंध में संवैधानिक प्रावधान किया गया है और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 1989 ईस्वी में नगरीय शासन से संबंधित प्रावधान के लिए 65वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, किंतु राज्यसभा के द्वारा पारित न होने के कारण इसे कानूनी रूप प्राप्त न हो सका। इस विधेयक में सुधार कर, इस विधेयक में रिफॉर्म कर प्रधानमंत्री जो है पीवी नरसिम्हा राव, इनके द्वारा 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के रूप में पुनः जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 22 और 23 दिसंबर 1992 को इसे लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिए जाने पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के द्वारा जो है सहमति प्रदान की गई। ठीक है, याद रखिएगा। और इस मतलब कि जो यह अधिनियम है, इस अगर बात की जाए तो इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 क और 243 त से 243 या 6 तक जो है 18 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची, कौन? 12वीं अनुसूची जोड़कर नगर प्रशासन के विषय में विस्तृत जो है प्रावधान किए गए हैं। तो अनुसूची याद रखिएगा, भाग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भाग 9 के क में नगरपालिका के संबंध में कई प्रावधान किए गए हैं। नगर पालिकाओं का जो गठन है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत का गठन उस क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में क्या हो रहे हो, परिवर्तित हो रहा हो। नगर पालिका परिषद के बारे में अगर बात करें तो इसका गठन छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए किया जाएगा, जबकि बड़े नगरों के लिए नगर निगम का गठन किया जाएगा। किंतु ऐसे नगरीय क्षेत्रों में नगरपालिका का गठन नहीं किया जाएगा जिसे राज्यपाल के द्वारा औद्योगिक नगरी घोषित किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। नगर पालिकाओं की जो संरचना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसी नगर पालिका में सभी स्थान नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष, डायरेक्ट याद रखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा भरे जाएंगे और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाएगा जिसे वार्ड कहा जाएगा। क्या? वार्ड। राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा नगरपालिका में निम्नलिखित व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का उपबंध कर सकती है। जैसे पहला है, ऐसे व्यक्तियों को जिसे नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव है किंतु इन्हें नगर पालिका के अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के सदस्यों का जो वह मतलब कि कह सकते कि जो उन निर्वाचक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें वह नगर पालिका के क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः आता है।
तीसरा, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के ऐसे सदस्यों का जो मतलब कि ऐसे नगर पालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। चौथा है वार्ड समितियों के अध्यक्षों का उपबंध। देखिए, ऐसे नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है अनुच्छेद 243 के अनुसार, और वार्ड समिति के गठन, क्षेत्र और कार्य आदि का निर्धारण राज्य विधानमंडल करती है। कौन? राज्य विधानमंडल, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, स्थानों का जो आरक्षण है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नगर पालिकाओं में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। नगर पालिकाओं में आरक्षण से संबंधित प्रावधान पंचायतों के जो है सम्मान है तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगर पालिका में स्थान आरक्षित होगा। इन आरक्षित स्थानों का 1/3 स्थान विभिन्न वर्गों के महिलाओं के लिए आरक्षित होगा तथा प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा जो है भरे जाने वाले कुल स्थानों का 1/3 यानी 1/3 स्थान महिलाओं के सभी वर्गों से होंगी। इन आरक्षित स्थानों में याद रखिएगा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान शामिल होंगे। आरक्षित स्थान नगर पालिका के जो है भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों यानी वार्डों में जो है बाई रोटेशन रूप से आवंटित किए जाएंगे, चक्रानुक्रम में जो है आवंटित किए जाएंगे, तो रोटेशन मोड में होगा। नगर पालिका में अध्यक्ष पद के आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है इस प्रावधान को, इस आरक्षण से संबंधित जो अध्यक्ष का पद है, इस पद के आरक्षण से संबंधित प्रावधान करने का जो अधिकार है वो राज्य विधानमंडल को दिया गया है। और पिछड़े वर्गों के नगर पालिका में जो है, पिछड़े वर्गों के जो नगर पालिका है इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन राज्य विधानमंडल नगर पालिका सदस्यों और अध्यक्षों के पद के लिए पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है विधानमंडल अगर चाहे तो। इसके बाद नगर पालिकाओं की जो अवधि है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नगर पालिकाओं की अवधि भी पंचायतों के समान प्रथम अधिवेशन से जो है 5 वर्ष तक होती है। उसे 5 वर्ष के पूर्व भी मतलब भंग किया जा सकता है या हटाया जा सकता है, किंतु भंग करने के पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। नई नगर पालिका के गठन के लिए निर्वाचन निर्वर्तमान नगर पालिका के कार्यकाल यानी 5 वर्ष की समाप्ति के पूर्व जो है कराया जाना चाहिए। यदि कोई नगर पालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है तो विघटन के तिथि से 6 माह के अंदर उसके लिए जो है निर्वाचन कराया जाना चाहिए, और इस प्रकार से गठित नगर पालिका अपनी शेष अवधि तक जो है कार्य करती है, जिस तरह से मतलब कि पंचायत करता है। तो अगर मान लीजिए कि 3 साल का अगर कोई नगर पालिका है, इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये मतलब विघटित हो जाते हैं, तो बाकी जो 2 साल है जब नई मतलब कि जो नगर पालिका का जो चुनाव होगा, इनका जो गठन होगा, तो ये शेष बचे हुए दिनों के लिए कार्य करेंगे। अगर विघटित नगर पालिका का शेष कार्यकाल 6 माह से कम है तो उसके लिए निर्वाचन जो है आवश्यक नहीं है, ठीक है, 6 माह के अंदर। इसके बाद सदस्यता के लिए जो निर्भरताएं हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोई व्यक्ति किसी नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए निम्नलिखित कारणों के आधार पर अयोग्य होगा। पहला जो है याद रखिएगा, यदि वह संबंध राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए बनाई गई किसी विधि के द्वारा या उसके अधीन अयोग्य है। यदि वह राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा उसके अधीन अयोग्य है, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। नगर पालिका के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय विधानसभा के द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है। नगर पालिकाओं की शक्तियां एवं प्राधिकार, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 243W के अंतर्गत राज्य विधानमंडल विधि बनाकर नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जो उन्हें स्वायत्त शासन के संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक समझे। ऐसे विधि में निम्नलिखित कार्यों से संबंध उपबंध है। पहला है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। दूसरा, ऐसे कार्यों को करना और ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करना जो उन्हें सौंपी जाए। इनके अंतर्गत वे विषय भी शामिल हैं जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। याद रखिएगा, नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की जो है
शक्ति प्रदान की गई है। यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि पंचायत के लिए कितने विषयों पर जो है विधि बनाने की जो शक्ति है वो प्रदान की गई है। इसके बारे में इससे पहले वाले सेशन में अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक जो है पीडीएफ नहीं लिया है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है। इसके बाद देखिए, कर अधिरोपण की जो शक्ति है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा नगर पालिका के संबंध में निम्नलिखित उपबंध कर सकता है। पहला, राज्य नगर पालिका को कर, शुल्क, फीस और पथकर अधिरोपित करने, संग्रहित करने तथा विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। दूसरा, राज्य सरकार के द्वारा अधिरोपित संग्रहित कर, पथकर, शुल्क और फीसें नगर पालिका को समानुदेशित कर सकता है। राज्य नगर पालिका के लिए जो है राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के लिए उपबंध कर सकता है और नगर पालिका के द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त धन को जमा करने के लिए न्यायपालिका निधियों के गठन तथा ऐसे निधियों में धन को निकालने के लिए उपबंध कर सकता है। इसके बाद राज्य वित्त आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 243 वाई यह उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 243 आई के अधीन पंचायतों के लिए गठित राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा और निम्नलिखित विषयों के बारे में राज्यपाल को अनुशंसाएं देगा। देखिए, उन सिद्धांतों के संबंध में जो निम्नलिखित को शामिल करेंगे। पहला है, राज्य के द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों के शुद्ध आगमों का नगर पालिकाओं और राज्यों के बीच वितरण को। दूसरा, ऐसे करों, शुल्कों, पथ करों और फीसों की अवधारणा जो नगर पालिकाओं को समानुदेशित किए जा सकेंगे या उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे। राज्य के संचित निधि से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान, नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय और किसी अन्य विषय के बारे में जो राज्यपाल के द्वारा नगर पालिकाओं के ठोस वित्त पोषण के संबंध में वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाए। राज्यपाल आयोग के द्वारा जो है की गई प्रत्येक सिफारिश और इसके बारे में की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन जो है राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। याद रखिएगा। नगर पालिकाओं के जो निर्वाचन है इनसे संबंधित डिस्कस कर लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग को जो है नगर पालिकाओं के चुनाव की जो है जिम्मेदारी दी गई है। जिस तरह से याद रखिएगा कि जो पंचायत का चुनाव है और जो नगर पालिकाओं का जो चुनाव है इनकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, तो राज्य निर्वाचन आयोग को। अनुच्छेद 243 जेड ए और अनुच्छेद 243 जेड जी में चुनावों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और इसके तहत प्रमुख उपबंध किए गए हैं जो इस प्रकार है। चुनावों की व्यवस्था के अंतर्गत अगर बात करें तो नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा और राज्य विधानमंडल को चुनाव के संबंध में विधि बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 243 जेड के अंतर्गत। और न्यायालयों का जो मतलब कि अहस्तक्षेप है वह अनुच्छेद 243 जेड जी, इसमें उपबंधित किया गया है, मतलब प्रावधान है कि निर्वाचन से संबंधित मामलों में न्यायालयों का जो हस्तक्षेप है वो वर्जित किया गया है। अहस्तक्षेप की नीति को जो है इसमें अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो वार्ड समितियों का जो गठन होता है कैसे होता है, तो याद रखिएगा सामान्यतः 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए वार्ड समितियों का गठन किया जाता है और राज्य विधानमंडल वार्ड समितियों के गठन, प्रादेशिक क्षेत्र तथा स्थानों को भरने आदि से संबंधित विधि बनाकर अन्य समितियों के गठन का प्रावधान कर सकता है और इसका उपबंध अनुच्छेद 243 जेड ए में किए गए हैं। जिला योजना जो समिति है इसके बारे में देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 जेड डी के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा जो जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं के द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। 12वीं अनुसूची और अनुच्छेद 243 में वर्णित जो विषय है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला विषय है नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी शामिल है, भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, ये सभी विषय हैं नगर पालिका से संबंधित। यानी जो 12वीं अनुसूची में जो अनुच्छेद 243 है इसके जो विषय है इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है सड़कें और पुल, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्य प्रयोजन के लिए जल प्रदान करना, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, साफ सफाई, कूड़ा करकट का प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं,
नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी पहलुओं की अभिवृद्धि, समाज के दुर्बल वर्गों के हितों का संरक्षण, गंदी बस्तियों को सुधारना और उनको जो है प्रगति उनमें उन्नयन करना, उनकी उन्नति के लिए कार्य करना, नगरीय निर्धनता के उन्मूलन, नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान और खेलों के मैदान की व्यवस्था करना, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य परक पहलुओं की अभिवृद्धि करना, शौक उगाड़ना, कब्रिस्तान, सौदा, शमशान और विद्युत सौदा का प्रबंधन करना, कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करना, जन्म मरण सांख्यिकी जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण है, याद रखिए लोक सुख सुविधाएं जिसके अंतर्गत मतलब कि पथ प्रकाश यानी रोड लाइट, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं। और 18वां है वेधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन। ये सभी जो है याद रखिएगा, ये अनुच्छेद जो 243 है और इसके अंतर्गत जो विषय हैं और जो 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं वो सभी है। ये पेज देखिए रिपीटेड है, इसको स्किप कर देते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा जिला योजना समितियों की संरचना, ऐसे समितियों में स्थानों को जो है भरे जाने या उसका अध्यक्ष चुने जाने का तरीका या उसके कार्यों आदि के लिए जो है उपबंध करेगा कौन? राज्य विधानमंडल। परंतु ऐसे स्थिति में कुल सदस्यों में से जो है 4/5 भाग सदस्य जिले स्तर पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति के द्वारा अनुमोदित विकास योजना को जो है राज्य सरकार को भेजेगा। महानगर योजना समिति, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना, जो विकास प्रारूप है, विकास प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर योजना समिति का जो है गठन की जाएगी। राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा समिति की संरचना, उसके स्थानों के भरे जाने और उसके अध्यक्षों के जो अध्यक्ष होंगे उसके अध्यक्षों के निर्वाचन का तरीका और कार्यों आदि के बारे में उपबंध कर सकता है। ये सभी अधिकार राज्य के विधानमंडल को दिए गए हैं। इस समिति के कम से कम 2 या 3 सदस्य महानगर क्षेत्रों में नगर पालिकाओं के सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों के द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे। महानगर योजना समिति का अध्यक्ष ऐसे समिति के द्वारा जो है अनुमोदित मतलब कि विकास योजना को राज्य को जो है भेजेगा और इसका उपबंध अनुच्छेद 243 जेड ई में किए गए हैं। 14वां वित्त आयोग तथा स्थानीय निकाय जो है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकाय से संबंधित निम्नलिखित सिफारिशें की हैं। ठीक है, तो 14वां जो वित्त आयोग है इससे संबंधित अगर बात करें तो जो इससे संबंधित निम्नलिखित जो सिफारिशें हैं, पहला है राज्य वित्त आयोग को अधिक सशक्त बनाया जाए। दूसरा, स्थानीय निकायों को आयोग के द्वारा दिए गए अनुदान को केवल मूलभूत सेवाओं जो उन्हें विषयों के द्वारा जो है सौंपी गई हो इस पर खर्च करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए। स्थानीय निकायों के द्वारा तैयार की गई लेखा पुस्तिकाओं में अपने करों और गैर करों, आवंटित करों, हस्तांतरण तथा राज्यों से अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों और संघ एवं राज्य सरकारों के द्वारा आवंटित अनुदानों से प्राप्त आय को जो है अलग अलग दिखाने की सिफारिश की। 90% भारिता के साथ 2011 में जनसंख्या आंकड़ों, जो जनसंख्या आंकड़ा है, इस आंकड़ों और 10% भारिता के साथ क्षेत्रफल आंकड़ों का उपयोग करते हुए अनुदानों का वितरण किया जाए। ये सभी अनुशंसाएं हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो ग्राम पंचायतों का 90% मूल अनुदान और 10% कार्य निष्पादन अनुदान तथा नगर पालिकाओं का 80% मूल अनुदान व 20% कार्य निष्पादन अनुदान होना चाहिए। देखिए, व्यवसायिक कर की उच्चतम सीमा को 2500 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति वर्ष करने की सिफारिश की गई है। इसके बाद सहकारी समितियां, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9B जोड़ा गया है। इस भाग के अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक सहकारी समितियों के बारे में जो है प्रावधान है। तो देखिए, मैं चाहता हूं कि जो सहकारी समिति है इसका एक अलग सेशन किया जाए ताकि आपको पूरे टॉपिक अलग अलग प्रोवाइड किया जाए। जैसे पंचायत के बारे में अलग हो, नगर निगम के बारे में अलग हो, सहकारी समितियों के बारे में अलग हो, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। तो इसको जो है यहीं पे मतलब कि स्टॉप कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं।
अगला जो सेशन होगा वो सहकारी समितियों से होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या जो टेलीग्राम मतलब कि जो फेसबुक पेज है या जो इंस्टाग्राम का जो पेज है, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब कि बॉक्स में है। और किसी भी पॉइंट या किसी भी टॉपिक, किसी भी प्रश्न में कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, या आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।